हेलो बच्चों। तो मैं ज्ञानेश्वर आपका फिर से स्वागत करता हूँ इंडियाज मोस्ट अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। तो हम लोग शुरू कर चुके थे बेटा अभियान बैच। तो कल से आपकी ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजें जान रहे हैं जो हम लोग फाउंडेशन में भी पढ़े थे और आगे हम लोगों को 11-12 में काफी अच्छे से काम में आने वाला है। अकॉर्डिंग टू सीईटी ले लो, जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, या मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ले लो, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है बेटा कि आप पढ़ते पढ़ाते टाइम कई सारी चीजें होती रहेगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों का नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए हमेशा, राइट। आप कोई भी फील्ड में कहीं पे भी काम कर रहे हो तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखो कि हम लोगों को हमेशा पढ़ते रहना जरूरी है, राइट। ओके तो इसी सीरीज को आगे डिस्कस करते टाइम जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप चल रहा है, राइट, कि हम लोग काफी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कैसे क्या स्टार्ट हुआ था। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही महान लोगों के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। तो केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग आज पढ़ने वाले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 11 का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग बहुत बेसिक से सब चीजों को, एटम एलिमेंट, यहां से हम लोग सब चीजों को जान रहे हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे जानते टाइम यहाँ पे इतना रुचि पैदा होना चाहिए कि पढ़ते टाइम बहुत मजा आ जाना चाहिए, राइट। तो चलो बढ़ते बेटा, हम लोग आज डिस्कस करने वाले बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि जब कुछ कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता था, कंपाउंड कैसे बनता था, इन चीजों का भी ज्ञान नहीं था उस टाइम में। कुछ महान लोगों ने इस चीज पे काम करा, राइट, अराउंड 18th सेंचुरी में। तो यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब इलेमेंट्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं, राइट, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को बनाते होंगे, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब लोगों ने बता दिया कि ये इलेमेंट एटम किस तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होते होंगे, तब जाके डाल्टन ने थोड़ा सा कुछ पोस्टुलेट या प्रपोज करा। म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर डाल्टन्सने याच्यावर काहीतरी कन्क्लुजन काढलं आणि एक सिंपल पोस्टुलेट्स दिले, म्हणजे सिंपल माहिती दिली, आणि ती माहिती या सगळ्या लॉजला ऍप्लिकेबल होते। परंतु जेव्हा आपण पुढे जसं केमिस्ट्री शिकत जातो, मॉडर्न केमिस्ट्री, तेव्हा डाल्टनची थेअरी जी असते ती व्हॅनिश होऊन जाते। तर केमिस्ट्रीचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट इथंच येतो। तुम्हाला असं वाटतं अरे सर हे तर थेअरी फ्लॉप झाली, मग याच्यावर क्वेश्चन का विचारला जातो, किंवा ही थेअरी अजून पण सिलेबस मध्ये का आहे। बघा बाळांनो, जोपर्यंत आपल्याला इतिहास माहिती नसतो ना की इतिहासात काय चुका झाल्या होत्या, तोपर्यंत आपण प्रेझेंट मध्ये आपण त्या चुका सुधारू नाही शकत। म्हणून इतिहासाकडून आपल्याला ह्याच गोष्टी शिकायच्या असतात, तर केमिस्ट्रीच्या इतिहास पण ह्याच गोष्टी दडलेल्या आहेत, राईट। म्हणून खूप साऱ्या मुलांचं मी म्हणजे आजपर्यंत शिकवताना खूप साऱ्या मुलांचे हे क्वेश्चन असतात, राइट, कि सर ये जो कई सारे थेरी जो गलत है फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते थे, वो गलत कैसे हुए, उनसे हम लोग क्या चीजें सीखे, राइट, उनमें क्या रेक्टिफिकेशन आया। देखो वो गलत चीजें जो जब तक लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गलत है, बट यहाँ का पूरा एक्सट्रैक्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सट्रैक्ट इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोल दिया। मैंने कहीं ना कहीं तो पहल हुई थी इस चीज की, और एक बार पहल हो गई तो वो चीज आज तक देखो कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए, आज हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हमारे आज के बढ़िया सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो एनर्जी बढ़ाते हैं और साथ में पेन किताब खोल के बैठ जाओ, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाओ, राइट। चलो बढ़ते बेटा आगे। तो लॉज ऑफ केमिकल पहले, अच्छा सॉरी, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम टोटल 5 लॉ बेसिक लॉ पढ़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहला लॉ है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वैसे तो देखो बेटा ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट इसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, राइट। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूं बेटा, एक कोनिकल फ्लास्क लेता हूं, थोड़ा डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं, राइट। एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, थोड़ा सा ढंग का डायग्राम बनाते हैं, राइट। अरे ये तो और भी गंदा बन गया, राइट। तो कोनिकल फ्लास्क लेते हैं बेटा। कोनिकल फ्लास्क में मैं क्या कर देता हूं, कोनिकल फ्लास्क में यहां पे मैंने भर दिया है बेटा AgNO3,
एक फिक्स्ड मास ऑफ AgNO3 भर दिया। क्या भर दिया मैंने यहाँ पे? AgNO3 का सॉल्यूशन भर दिया, राइट। मैंने वेट मेजर करके उसको पानी में डाल दिया, फिक्स्ड मास ऑफ AgNO3। तो मैं मास को मान लेता हूं बेटा, मास ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू x मान लेता हूं मैं, उसमें कोई तो भी मास। इसमें क्या कर दिया बेटा, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने भर दिया बेटा, राइट, NaCl। क्या भर दिया बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने भर दिया NaCl। अब यहाँ पे मास ऑफ NaCl क्या ले लेता हूं मैं, मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू y लिख लेता हूं मैं। अभी इसको मैं क्या करा बेटा, इस टेस्ट ट्यूब को इस कोनिकल फ्लास्क में रख दिया। क्या कर दिया बेटा, इस टेस्ट ट्यूब को कोनिकल फ्लास्क में रख दिया। मैं कोनिकल फ्लास्क को फिर से एक बार बना लेता हूं। ये छोटे से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को समझते हैं। इसमें मैंने क्या रख दिया बेटा, इसमें रख दिया मैंने टेस्ट ट्यूब। क्या रख दिया बेटा, टेस्ट ट्यूब कोनिकल फ्लास्क के अंदर में रख दिया। तो होगा क्या, मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी मिक्स नहीं करा है। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको सील कर दिया बेटा। क्या कर दिया, सील कर दिया। और टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया मैंने। अभी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में, जो NaCl था और AgNO3 था, ये एक दूसरे में मिक्स हो गए। जब मिक्स हुए तो मिक्स होने से पहले यहाँ पे ये था क्लिअर सोल्युशन, म्हणजे आपण याला म्हणू शकतो ट्रान्सपरंट सोल्युशन। जसं की तुम्ही मिठाला पाण्यात टाकलं तर ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जाणार, तुम्हाला ते क्लिअर सोल्युशन भेटणार। तर हे क्लिअर सोल्युशनची टेस्ट ट्यूब मी अशीच्या अशी या AgNO3 याचं पण सोल्युशन क्लिअरच होतं, काय होतं, ट्रान्सपरंट सोल्युशन होतं। तर मी या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ही टेस्ट ट्यूब ठेवली आणि काय केलं मी, या कोनिकल फ्लास्कला सील केलं। आता काय केलं मी, याला मिक्स केलं, याला त्यातल्या त्यात मिक्स केलं। आता मिक्स केल्यानंतर तुम्हाला ही गोष्ट एवढा सिंपलचा एक्सपेरिमेंट आहे, पण बघा किती ब्युटिफुल इन्फॉर्मेशन मिळते आपल्याला। इथं मिळतो वी ऑब्झर्व प्रेसिपिटेट, काहीतरी तर प्रेसिपिटेट झाला। प्रेसिपिटेट म्हणजे काय, की काहीतरी टर्बिडिटी आली त्या सोल्युशन। आता ते सोल्युशन क्लिअर नाही राहिलं का, कारण ही टेस्ट ट्यूब याच्यामध्ये मिक्स झाली, आपल्याला माहिती नाही काय रिॲक्शन झाली, पण हे माहिती काहीतरी तर रिॲक्शन झालेली आहे। तर ती काहीतरी काय रिॲक्शन असते ती पण मी लिहून टाकतो, पण ती काहीतरी काय रिॲक्शन असते, त्याच्यामुळे इथं जी टर्बिडिटी फॉर्म झाली याच्यावरून आपल्याला कळलं की इथं काहीतरी रिॲक्शन झालेली आहे। काहीतरी रिॲक्शन झालं तर याचं मास जर मी मेजर केलं बाळांनो, मास बदलेल का याचं? अगोदर मी याचं वेट मेजर केलं, x ग्राम आलं, याचं वेट केलं y ग्राम आलं, याचं ओव्हरऑल वेट काय येणार बाळांनो, x प्लस वाय। तुम्ही म्हणणार की सर एवढा सिंपल होता, याला एक्सप्लेन करायची सुद्धा गरज नाही, पण याच्या मागे रिझन काय हे लक्षात घ्या। हा प्रेसिपिटेट कशामुळे मिळाला तुम्हाला, NaCl प्लस AgNO3 यांची रिॲक्शन होऊन आपल्याला मिळतो AgCl चा प्रेसिपिटेट। सॉलिड बनून जातो, हा तळाशी बसून जातो, ठीक ना, सेटल डाऊन। जसं तुम्ही पाण्यात मातीचे तुकडे टाकले, माती जर टाकली, थोड्या वेळात ती माती हळूहळू सेटल डाऊन होऊन जाते, तशा पद्धतीने हे सेटल डाऊन होऊन जातं, पण याचा कलर पांढरा असतो, व्हाईट कलर प्रेसिपिटेट असतो। प्लस आपल्याला मिळून जाणार NaNO3। आता हे तर सोल्युशन मध्येच असणार, हे डिझॉल्व, जसं तुमचं NaCl पाण्यात डिझॉल्व होतं तसं NaNO3 डिझॉल्व होऊन जातं। पण आपल्याला हे कळलं इथं काहीतरी तर रिॲक्शन झाली, ती काहीतरी रिॲक्शन काय असते ती इथं लिहून टाकली, पण ह्या रिॲक्शन मध्ये जे मास असतं ते मास बदलत नाही। तर हे कोणी सांगितलं, हे तर एवढं सिंपल एक्सप्लेनेशन होतं, पण जेव्हा जेव्हा हे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास हे सांगितलं होतं फ्रेंच सायंटिस्ट अँटोine लावोइजर, आय डोंट नो द एक्झॅक्ट प्रोनाउन्सिएशन, अँटोine लावोइजर, राईट। तर यांनी 18व्या शतकात ह्या गोष्टी प्रेडिक्ट केल्या होत्या बाळांनो। त्यावेळी काही इन्स्ट्रुमेंट्स नसताना यांनी स्टार्ट केलं होतं बेसिकली। आता हे तर तुम्हाला एक जस्ट एक्सपेरिमेंट नुसार सांगितलं मी की एक्झॅक्टली काय होत असणार, पण हा लॉ काय सांगतो, मी इकडे लॉ लिहून टाकतो। मास cannot be created nor
डिस्ट्रॉयड. तुम्ही इथे लिहू शकता मास नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. भाषा थोडंसं इकडं तिकडं होऊ शकते, बट आप लोग भावनाओं को समजो. काय इम्पॉर्टंटली समजायचंय, मास जे आपण बनवू पण शकत नाही आणि डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही, ते फक्त एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होत राहतं. आता हे लॉ मी ह्या पद्धतीने सांगितला. आपण हाच लॉ अजून एक वेगळ्या पद्धतीने बघू शकतो. कशा पद्धतीने? सेकंड, राईट, केअरफुली बघा. हा लॉ बघत असताना मी आता रिॲक्शनच्या फॉर्म मध्ये किंवा एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू लॉ कसा इम्पॉर्टंट वाटलं तर इथं लिहून टाकतो. लॉ अकॉर्डिंग टू एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हे तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंटली समजायचं. हा लॉ कसं समजणार? जेव्हा तुम्ही कुठलीही रिॲक्शन करतात, लॅव्होइजरने ही रिॲक्शन सुरू केली होती बाळांनो कंबशन पासून. त्या टाइमाला लॅव्होइजरने सगळे जगाचं अटेन्शन स्वतःकडे खेचून घेतलं होतं. त्यांनी काय सांगितलं ती स्टोरी मी तुम्हाला थोडक्यात पुढे सांगतो. अगोदर आपण लॉ समजून घेऊया. अच्छा चला, मी अगोदर ती स्टोरी सांगून टाकतो, जेणेकरून तुम्हाला हे जे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जो हा लॉ आहे तो तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने कळणार. तर लॅव्होइजरने काय केलं होतं, लॅव्होइजर करायचा कंबशन. त्यावेळी लोकांना कंबशन ह्या गोष्टी खूप नवीन होत्या. पण लॅव्होइजरने सांगितलं, मी जर फॉस्फरसला बर्न करतोय, मी जर कार्बनला बर्न करतोय, आता कुठल्याही इलेमेंटला एअरच्या प्रेझेन्स मध्ये जर बर्न केलं त्याचं मास वाढतंय. लोकांना वाटलं हे तर विचित्रच आहे, जाळल्याने मास वाढतंय. ठीक ना? तर जाळल्याने मास वाढतंय, तर ते ऍडिशनल मास कुठून येतंय? एअर मधला ऑक्सिजन त्याच्यासोबत कंबाईन होत होता. जसं की एक्झाम्पल वरून मी सांगून टाकतो, राईट. जसं की मी कार्बनला बर्न केलं ऑक्सिजन सोबत, तर मी समजून घ्या एक ऍटम घेतला कार्बनचा, एक मॉलिक्यूल घेतला कार्बनचा. मी थोडक्यात आता इथं मासच्या फॉर्म मध्ये सांगतो. हे तुम्हाला मासच्या फॉर्म मध्ये जरी नाही कळलं ना, काही प्रॉब्लेम नाहीये. बट कार्बन आणि ऑक्सिजन जर कंबाईन झाला मास वाढणारच आहे, एवढी गोष्ट तर कळते. मी तुम्हाला पुढे कन्सेप्ट शिकवणार आहे. ॲटॉमिक वेट, मॉलिक्युलर वेट. ॲटम काय असतो, मॉलिक्यूल काय असतो, ॲटमचं वेट काय असतं, ते कुठून कसं शोधायचं, कसं कॅल्क्युलेट करायचं. सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल ॲटॉमिक वेट काय, सॉरी मॉलिक्युलर मास काय असतं ते कसं शोधायचं, त्याला कसं पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं. दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल. पण आता थोडक्यात एवढं समजून घ्या, मी जेव्हा 12 ग्रॅम कार्बन घेतला आणि मी किती ग्राम ऑक्सिजन घेतला, 32 ग्राम ऑक्सिजन घेतला, मला किती मास मिळणार आहे? मला एक मॉलिक्यूल मिळणार आहे CO2 चा, ज्याचं मास असणार आहे 44 ग्राम. बघा, हा ऑक्सिजन जो होता ना बाळांनो, हा ऑक्सिजन इनविजिबल होता. हा ऑक्सिजन काय होता? कारण की तो डोळ्यांना दिसत नव्हता. पण कार्बन जो होता, लॅव्होइजरने सांगितलं, मी जेव्हा कार्बनला बर्न केलं, राईट, तर ह्या रिॲक्शनला त्याने काय म्हटलं? कंबशन. काय म्हटलं बाळांनो? कंबशन. हे एक्सपेरिमेंट होता लॅव्होइजरचा. ऍक्च्युली लॅव्होइजरने यूज केले होते फॉस्फरसला बर्न केलं, सल्फरला बर्न केलं, राईट. तर त्यांचं मास वाढलं. आणि ते मास कुठून येते? ऍडिशनल हवेतून. तो ऑक्सिजन एअर मधून तो कॅप्चर करतो. सिमिलरली मी लिहून टाकतो, जेव्हा सल्फर कंबाईन होतो ऑक्सिजन सोबत, राईट, आपल्याला मिळतो SO3. रिॲक्शन बॅलन्स करून घेऊया आपण. 2 इक्वालंट ऑफ सल्फर अँड किती इक्वालंट लागतील आपल्याला? 3 इक्वालंट ऑफ ऑक्सिजन. तर आपल्याला इथे किती मिळणार? 2 इक्वालंट ऑफ SO3. 3 ना, इथं आपल्याला 2 ऑक्सिजन इनफ आहेत, 2 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आपल्याला इनफ आहेत, राईट. तर आपल्याला काय मिळून जाणार आहे बाळांनो? 2 इक्वालंट ऑफ SO3. तर बघा मास तर वाढतंय. मास तर तुम्ही सल्फरचं ॲटॉमिक वेट जर पाहिलं 32 ग्राम, म्हणजे आपण 2 इक्वालंट घेतोय, म्हणजे 32 इंटू 2 मी 64 ग्राम सल्फर घेऊन टाकतो. ऑक्सिजन किती आहे? एकाचं मास 32, तर मी 64 ग्राम काय घेऊन टाकतो, मी इथं हे पण लिहून टाकतो 32 इंटू 2, तर हा पण किती झाला? 64 ग्राम. तर इथं तुम्हाला किती मिळून जाणार आहे? 128. 2 इंटू 64, एका SO3चं मास 64, तर किती मिळून जाणार आपल्याला? 128 ग्राम एवढा SO3 मिळून जाणार. हे एक्सपेरिमेंट कोणी केले? लॅव्होइजरने पूर्ण जगाचं अटेन्शन अट्रॅक्ट करून घेतलं. काय सांगितलं? जेव्हा मी कंबशन रिॲक्शन करतोय तेव्हा मास वाढतंय, आणि हे मास वाढतंय ते कशातून येतंय? म्हणून बघा, या दोघांची जर सम केली तर दॅट इज इक्वल टू दिस. मी बघा केअरफुली इथं सम जर केली मी, हे काय आहेत? माझे रिॲक्टंट जे एकमेकांसोबत रिॲक्ट होत आहेत. हे काय आहेत बाळांनो? रिॲक्टंट. याला काय म्हणतो मी? प्रोडक्ट. ठीक ना?
तर रिॲक्टंटचे मास जर मी सम केली तर मला काय मिळतं, प्रोडक्टचं मास. सिमिलरली इथं पण मी SO3 ची जेव्हा रिॲक्शन केली, या दोघं रिॲक्टंटची काय केली मी सम केली, तर मला ही किती मिळते, ह्या रिॲक्टंटचं मास, रिॲक्टंट्स मास किती आलं बाळांनो 128, आणि प्रोडक्टचं मास किती आलं, प्रोडक्ट मास किती आलं बाळांनो, प्रोडक्ट मास हे पण किती आलं 128 ग्राम. तर केअरफुली बघा, लॉ आपल्याला तोच लिहायचा. या स्टोरीमधून आपल्याला काय केलं, जेव्हा लॅव्हिजरने हे छान एक्सपेरिमेंट्स केले, ज्यावेळी कुठलेही इन्स्ट्रुमेंट नसताना, त्याच्यानंतर लॅव्हिजरने एअरचं मास वगैरे कॅल्क्युलेट करून पण हे एक्सपेरिमेंट्स केले बेटा. आपल्याला तेवढ्या डिटेल्समध्ये तर बघायचं नाही, बट तुम्हाला जस्ट एक थोडं इमॅजिन करा की त्या काळात 18व्या शतकामध्ये अराउंड 1790 हे एक्सपेरिमेंट लॅव्हिजरने केलेले आहेत. तर त्यावेळी काही माहिती नसताना लॅव्हिजरने हवेचं मास किती रिॲक्ट झालं कार्बन सोबत, सल्फर सोबत, फॉस्फरस सोबत, ह्या गोष्टी सुद्धा कॅल्क्युलेट केल्या. तर हा लॉ एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय सांगतो बाळा, सम ऑफ masses of all the reactants इज इक्वल टू. आता बुक मध्ये लॉ केवढा असेल आणि आपण थोडं एक्सटेंड करून याला बघणार आहोत, ते कशा पद्धतीने. सम ऑफ मास ऑफ ऑल द रिॲक्टंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. बघा कधी कधी एखाद्या रिॲक्शन मध्ये फक्त एक प्रोडक्ट नाही फॉर्म होत, बाय प्रोडक्ट पण फॉर्म होतात, राईट. म्हणजे किंवा दोनापेक्षा जास्त प्रोडक्ट पण फॉर्म होतात. तर आपल्याला काय करायचं, सगळ्या रिॲक्टंटची मासची सम विल बी इक्वल टू सगळ्या रिॲक्टंटच्या मासची सम. याला आपण काय म्हणू बेटा, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही दोन गोष्टी एक सोबत रिॲक्ट करतायत, त्यांचं मास जर माहिती आहे तर त्यांचं मास आणि प्रोडक्टचं मास हे एक्झॅक्टली सेम येणार. ज्यावेळी मॉलिक्यूल काय असतात, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले काय असतात, ह्या गोष्टी माहिती नसताना या महान फ्रेंच सायंटिस्टने हे काम केलं 18व्या शतकात. त्यावेळी आपण काय करत होतो, थोडा विचार आपण नक्कीच करायला पाहिजे, नाही का. याच्यासाठी असते इतिहास, राईट. आपण याचे काही एक्झाम्पल पण आपण बघूया. जसं मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल जे सांगितलं, आपण एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना किंवा DPP मध्ये पण तुम्हाला याच्या बेसिसवर क्वेश्चन भेटून जाणार, राईट. आता पुढचा लॉ काय बाळांनो आपला, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, राईट. तर एक सायंटिस्ट होते प्रोस्ट, राईट. तर फ्रेंच सायंटिस्ट अगेन, बघा किती मोठे मोठे कामं केलेत बाळांनो. तर यांनी काय सांगितलं, जेव्हा मी कुठलीही रिॲक्शन करतो, बघा आता थोडं बोलताना आणि लिहिताना या गोष्टींचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. लॉ खूप सिंपल आहेत, खूप सिंपल आहेत, बट जेव्हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये हे लॉज रिप्रोड्यूस करायचे तेव्हा तुम्ही या गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे. आलं का लक्षात, राईट. ओके. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मध्ये फ्रेंच केमिस्ट होते जोसेफ प्रोस्ट, राईट. राईट. यांनी एक छोटासा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला. आता मी त्यांनी ऍक्च्युअल जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला तो नंतर सांगतो मी, पण मी तुम्हाला एक सिंपलसा एक्सपेरिमेंट सांगतो, राईट. काय केलं यांनी, पाणी शोधून आणलं बाळा. आता पाणी काय शोधायची गरज, सर घरात पण असतं पाणी, पण वेगवेगळ्या सोर्सेस मधून आणलं ते पाणी. कसं, मी पाणी आणलं तलावातून, ठीक ना. मी तुम्हाला हे जोसेफ प्रोस्टचं एक्झाम्पल आपण इकडं लिहूया, जनरल एक्झाम्पल मी तर सांगतो. वॉटर, ठीक ना. हे याला मी ए लिहून टाकतो, वॉटर. सर हे तर वॉटरच आहे, याला बी लिहून टाकतो, वॉटर. याला सी लिहून टाकतो. ए जे आहे बाळांनो, मी ते आणलं फ्रॉम लेक. बी जे आहे ते आणलं मी फ्रॉम रिव्हर. सी जे आहे ते मी आणलं फ्रॉम टॅप वॉटर, राईट. नळाचं पाणी, टॅप वॉटर किंवा रेन वॉटर तुम्ही म्हणू शकतात, पावसाचं पाणी. तर हे पाणी कुठूनही जरी घेतलं, या पाण्यामध्ये जे हायड्रोजनचं मास आहे किंवा पर्सेंट ऑफ मास ऑफ हायड्रोजन हे सगळ्यांमध्ये फिक्स्ड असणार आहे. तर या तिघ सॅम्पल मध्ये मला काय दिसणार आहे, फिक्स्ड मास ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन किंवा ऑर मास जर फिक्स आहे, पर्सेंट पण फिक्स असणार आहे, फिक्स्ड पर्सेंट ऑफ
या फिक्स्ड मास परसेंट ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स. तुम्ही पाणी जगातून कुठेही आणा, त्या पाण्यामध्ये हायड्रोजनचं मास आणि ऑक्सिजनचं मास हे फिक्स्ड असणार आहे. यालाच म्हणतात लॉ ऑफ डेफिनाइट. फिक्सला तुम्ही इथं म्हणून टाका डेफिनाइट. डेफिनाइट अमाऊंट ऑफ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन त्या पाण्याच्या सॅम्पलमध्ये असणार आहे. तर प्रॉसने काय एक्सपेरिमेंट केला बेटा, त्यांनी क्युप्रिक ऑक्साईड आणलं. काय आणलं बेटा? क्युप्रिक ऑक्साईड. कलेक्टेड. हँड रायटिंग खराब आहे, भावनाओं को समझो. माझा आवाज, माझे प्रोनाउन्सिएशन आणि हँड रायटिंग सिंक करा. राइट. कलेक्टेड सॅम्पल ऑफ क्युप्रिक ऑक्साइड. क्युप्रिक ऑक्साइड काय असतं बाळांनो? CuCO3. तुम्ही क्युप्रिक ऑक्साइड म्हणा किंवा कॉपर ऑक्साइड म्हणा, एकच आहे, हा वेगवेगळा मॉलिक्युल नाही आहे. राइट. तर कलेक्टेड सॅम्पल ऑफ क्युप्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नेचर अँड सिंथेटिक. म्हणजे लॅबमध्ये बनवलेलं क्युप्रिक ऑक्साइड आणलं आणि नेचरमध्ये जे क्युप्रिक ऑक्साइड मिळतं ते पण ॲज इट इज घेतलं यांनी. तर यांना असं ऑब्झर्व झालं, ही ऑब्झर्वड, ही अनालाइज्ड अँड ऑब्झर्व लिहून टाकू ना. त्यांनी काहीतरी अनालिसिस केलं, त्या कंपाऊंड मध्ये किती पर्सेंटेज कॉपर आहे, ह्या कंपाऊंड मध्ये किती पर्सेंट कॉपर आहे आणि किती पर्सेंट कार्बन आहे, किती पर्सेंट ऑक्सिजन आहे, हे यांनी अनालिसिस केलं. अनालिसिस करून ऑब्झर्वेशन सांगितलं. ही अनालाइज्ड सॅम्पल अँड फ्रॉम रिझल्ट्स ही कन्क्लुडेड ॲज फॉलो. त्यांनी काय कन्क्लूड केलं ते आपण त्यांच्या रिझल्ट पासून बघून घेऊया. तर काय कन्क्लूड केलं आपण ते इथं थोडक्यात बघून घेऊया. राईट. तर आपण क्युप्रिक कार्बोनेट लिहून टाकूया. इथं थोडासा अनालिसिसचा त्यांचा जो टेबल आहे तो लिहून टाकूया. राईट. इथं त्यांनी घेतलं CuCO3 क्युप्रिक कार्बोनेट. इथं मी लिहून टाकतो नॅचरल सॅम्पल. काय लिहून टाकतो? नॅचरल सॅम्पल. आणि हे इथं लिहून टाकतो सिंथेटिक सॅम्पल. राईट. तर यांना काय ऑब्झर्व झालं ते आपण इथं लिहून टाकूया. पर्सेंट ऑफ कॉपर. त्याच्यानंतर याच्यात काय होतं बाळा? पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन. राईट. आपल्याकडे कॉपर आहे, कार्बन आणि ऑक्सिजन आहे. इथं लिहून टाकतो पर्सेंट ऑफ कार्बन. तर यांना थोडक्यात असं दिसलं की या बघा, आता तुम्हाला हे ह्या व्हॅल्यू एक्झॅक्ट आठवण ठेवायची बिलकुल गरज नाही आहे. या व्हॅल्यूज तुम्हाला एक्झॅक्ट आठवण ठेवायची बिलकुल गरज नाही आहे. पण ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला कुठं कामात येणार आहे बाळांनो? तुम्हाला जेव्हा आपण कन्क्लुजन बघू यांचं तेव्हा तुम्हाला याच कामात येणार आहे. तर व्हॅल्यू लिहून टाकतो मी. याच्यात जर 51.35% कॉपर आहे, याच्यात जर माझ्याकडे 9.38% काय बाळांनो ऑक्सिजन आहे. 9.74 ॲक्च्युली एक्झॅक्ट पर्सेंटेज लिहून टाकूया आपण. 9.74 अरे क्या हो रहा है भाई, 9.74% ऑक्सीजन. और कार्बन का अगर परसेंट देखा जाए तो 38.91. हे त्यांनी अनालिसिस केलं की एक सॅम्पल आणलं कॉपर कार्बोनेटचं. क्युप्रिक कार्बोनेट म्हणा कॉपर कार्बोनेट म्हणा फरक नाही पडणार. त्यांना काय दिसलं, जे नॅचरल कंपाऊंड मध्ये जे पर्सेंटेज आहे तेच याच्यात पण मिळाले. काय मिळालं बाळांनो? याच्यात 51.35, इथं 9.74, सेम पर्सेंट इथं 38.91. यांना ह्या ऑब्झर्वेशन वरून काय कन्क्लूड केलं त्यांनी? तर आपण इथं कन्क्लूजन लिहून टाकूया. हे कोणी कन्क्लूड केलं बाळा? प्रौस्टने. राईट. जोसेफ प्रौस्ट. सो कन्क्लूजन काय केलं? इर्रेस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स ऑफ सॅम्पल
ते सॅम्पल कुठून आणलं याच्याने फरक पडणार नाहीये. तुम्ही त्याला जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून तुम्ही क्युप्रिक कार्बोनेट बनवा, मी बनवेल, तुम्ही बनवा, कुठल्या दुसऱ्या लॅबोरेटरीतून आणा, नेचर मधून आणा किंवा अजून दुसऱ्या कुठल्या माइन मधून आणा. जर मी क्युप्रिक कार्बोनेटचं जर सॅम्पल आणलं, ठीक ना, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स ऑफ कंपाउंड, इट कंटेन फिक्स्ड, और आपण याला म्हणतो डेफिनाइट प्रपोर्शन. आपलं लॉचं नावच ते होतं ना बेटा, डेफिनाइट प्रपोर्शन. तर तेच बघतोय आपण, फिक्स्ड और डेफिनाइट प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स. म्हणजे जर ह्या सॅम्पल मध्ये जर कॉपरचं पर्सेंटेज 51.35% होतं, तर सिंथेटिक सॅम्पल मध्ये पण तेवढंच असणार आहे, डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट असणार आहे. मग ते सॅम्पल तुम्ही जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून आणा. असं कोणी सांगितलं? जोसेफ प्रोस्ट, अगेन फ्रेंच सायंटिस्ट, ठीक ना. तर यांचा लॉ पण हाच होता की गिवन सॅम्पल, फॉर अ गिवन सॅम्पल it will always contain a fixed proportion or definite proportion of the elements. म्हणजे तुम्ही पर्सेंटेज लिहून घ्या, राईट. यालाच आपण काय म्हणतो बाळांनो, डेफिनाइट प्रोपोर्शन. तर हे कन्क्लुजन आणि याच्यावरून तुम्हाला मी लॉ पण लिहून देतो. तो लॉ काय आहे बाळांनो, आपण मागच्या स्लाइडवर लॉ लिहू शकतो का? बिलकुल. इथं थोडं आपल्याकडे जागा आहे, इथं लॉ लिहून टाकूया. बघा, लॉ तुम्हाला स्टेट बोर्डच्या एक्झाम मध्ये कामात येणार आहे. पण ह्या लॉच्या सोबत तुम्ही जर तुम्हाला याचे ऍप्लिकेशन जर येत असतील, ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. अगोदर तुम्ही बेसिक लॉ तर समजणं गरजेचं आहे, पण याचं या लॉचं तुम्ही ऍप्लिकेशन करता येणं पण खूप गरजेचं आहे, राईट. तो लिहून टाकूया आपण लॉ. ए गिवन कंपाउंड always contain definite proportion of elements by weight. काय असणार आहे त्यांचं वेट जे असणार आहे ते सेम असणार आहे. तुम्ही ते सॅम्पल जगातून कुठूनही आणा, त्याच्याने फरक पडणार नाहीये. आय होप तुम्हाला हा लॉ खूप चांगल्या पद्धतीने कळला असेल. आपण बघूया पुढचा लॉ, राईट. चलो, नेक्स्ट आहे लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. अगेन खूप खूप इझी लॉ आहे. तुम्हाला दोघं लॉ कुठले सांगितले थोडक्यात आपण जस्ट क्विक रिव्हिजन घेऊया. पहिला लॉ काय होता बाळांनो? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. काय होता? कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. म्हणजे काय, तुम्ही जितके पण रिॲक्शन शिकणार पुढे, तर रिॲक्टंट, कुठलेही रिॲक्टंट असू द्या जगातल्या कोपराचे, जेव्हा मी रिॲक्टंटची रिॲक्शन करणार, त्या रिॲक्शन नंतर जो पण प्रोडक्ट बनणार, मला फक्त काय बघायचं, रिॲक्टंटचं मास आणि प्रोडक्टचं मास दोघं एक्झॅक्टली सेम असणार आहेत. ठीक आहे. आता प्रोडक्ट म्हणजे एक प्रोडक्ट नाही, मल्टिपल प्रोडक्ट पण असू शकतात, काही अनरिॲक्टेड रिॲक्टंट पण असू शकतात. तर ह्या लॉला तुम्ही अजून असं पण म्हणू शकतात, प्लस अनरिॲक्टेड रिॲक्टंट. हे थोडं मी अजून ऍड करू, अनरिॲक्टेड रिॲक्टंट. असं नेसेसरी नाही की सगळे रिॲक्टंट रिॲक्ट होऊन जातील, काही अनरिॲक्टेड रिॲक्टंट पण असतात, त्याला कधी कधी आपण रेसिड्यू असं पण म्हणतो. तर पहिला लॉ काय होता आपला? कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. त्याच्यामध्ये आपण शिकतो रिॲक्टंटचं मास आणि प्रोडक्टचं मास हे एक्झॅक्टली सेम असतं. दुसरा लॉ काय आपण शिकलो? डेफिनाइट प्रोपोर्शन. म्हणजे तुम्ही सॅम्पल जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातून आणा, तुम्ही पाणी घ्या, CO2 घ्या, कॉपर कार्बोनेट घ्या, कुठलंही सॅम्पल घ्या, मी जर सेम कंपाऊंडचं सॅम्पल वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आणलं, तर त्या सॅम्पल मध्ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ, म्हणजे फिक्स्ड मास कुणाचं असतं बाळा? त्या एलिमेंटचं असतं. म्हणजे जर इथं मास जर माझ्याकडे हायड्रोजनचं 2 आहे, ऑक्सिजनचं 16 आहे, तर जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातून पाण्याचा सॅम्पल आला, त्याच्यात हायड्रोजनचं मास 2च असणार आहे आणि ऑक्सिजनचं मास 16च असणार आहे. आय होप तुम्हाला दोघं लॉ खूप चांगल्या पद्धतीने कळले असणार, राईट. तर नेक्स्ट लॉ कुठला आहे बाळा आपल्याला? लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. आपण एक छोट्याशा एक्झाम्पलने याची सुरुवात करूया. जसं की माझ्याकडे, आपण इथं लॉ लिहायला थोडीशी जागा राहून देऊया, इथं मी एक्झाम्पल लिहून टाकतो, ठीक ना. वेन कन्सिडर, बघा मी अगोदर तुम्हाला लॉ एक्सप्लेन करतो आणि त्याच्यानंतर आपण लॉ लिहून घेऊया.
कन्सिडर ए रिॲक्ट्स विथ बी, राईट. तर ए आणि बी जेव्हा एक दुसऱ्यांसोबत रिॲक्ट होत आहेत तेव्हा हे नेहमी होल नंबर रेशो मध्ये रिॲक्ट होणार. याच्या मागचं कारणही सांगतो आणि थोडक्यात आपलं मराठी भाषेत याचं आपण एक्सप्लेनेशन पण बघूया की असं का होतं, राईट. तर यांचं वेन ए अँड बी, वेन ए रिॲक्ट्स विथ बी, देन दे कंबाइन इन अ होल नंबर रेशो. फॉर एक्झाम्पल, जर मी ए, याचा फॉर्म्युला ए आणि बी जर कंबाईन झाला, समजून घ्या. फॉर एक्झाम्पल, इट फॉर्म्स फॉलोइंग कंपाऊंड्स, राईट. तर बघा, मी जर ए आणि बी ची रिॲक्शन केली, ए आणि ट्वाइस बी, मला काय मिळणार, AB2. मी समजून घ्या ए प्लस 3B ची रिॲक्शन केली, काय मिळणार मला, AB3. मी जर फक्त ए आणि बी ची रिॲक्शन केली, ए प्लस बी, मला काय मिळणार, AB. इथं बघा रेशो काय आहे, हा जर एकदा रिॲक्ट होतो, हा पण एकदा रिॲक्ट होतोय. आता बघा बीचं पर्सेंटेज, बी होल नंबर रेशो मध्ये वाढतोय, म्हणजे इथं एक रिॲक्ट होतो तिथं 2 आणि इथं 3. आता बघा असं कधी नाही होणार, हा लॉ काय सांगतो, असं कधी नाही होणार की अर्धा बी लाईक हाफ ॲटम रिॲक्ट झाला, राईट. इट इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. इफ ॲटम कंबाईन, इट कंबाईन्स इन अ होल नंबर रेशो. होल नंबर म्हणजे पूर्ण, तो 1 रिॲक्ट होणार, 2 रिॲक्ट होणार, 5 रिॲक्ट होणार, 10 रिॲक्ट होणार, असं कधी नहीं होणार. 2.5 रिॲक्ट झाला, 3.5 रिॲक्ट झाला, 4.5, 4.5 रिॲक्ट हो गया, राइट, आधा रिएक्ट होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लो. तो ये जो साइंटिस्ट है बेटा, राइट, तो जॉन डाल्टन, इन्होंने ये लॉ को प्रपोज करा था. तो इन्होंने क्या बताया, जब कोई भी कंपाउंड ये बना रहे हैं तो वो हमेशा कुछ इस तरीके से बन रहा है कि होल नंबर रेशो आपको हमेशा मिल जाए. तो चलो इस लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं और इस लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना. तो लॉ लिख देते हैं. When two elements react, अपन जो एग्जाम्पल लिखे ना बेटा वही अपन यहाँ पे लॉ में लिखने वाले. अच्छा, इससे पहले मैं आपको अगर एक और एग्जाम्पल दे दूं तो शायद वो ज्यादा बेटर होगा. मैं तो अपन बेटर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर ये लॉ होता क्या है ये समझ लेते हैं. ये एग्जाम्पल तो थोड़ा सा जनरल एग्जाम्पल होगा, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करता हूं, तो सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म, राइट, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जैसे मैं लिख लेता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. केयरफुली देखो, ये पहले बना रहा है बेटा वाटर, क्या बना रहा है, वाटर. अगर मुझे देखो अभी आपको ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं पता ना कि सर ये कितने मास चाहिए क्या, ये अभी नहीं देखना है आपको. आपको जब एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, राइट, एटम्स, मोलिक्यूल, इन चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में जब जानेंगे तो शायद आपको ये चीजें कैलकुलेशंस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. अभी आपको मैं जो लॉ समझाना चाहता हूं उस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझो. होता क्या है, मैं हाइड्रोजन क्या ले लेता हूं बेटा, 2 ग्राम ले लिया. मैं यहाँ पे दूसरा कलर इस्तेमाल कर देता हूं वैल्यूज के लिए, राइट. मैं क्या कर दिया बेटा, मैंने 2 ग्राम ले लिया, यहाँ पे मैंने 16 ग्राम ले लिया, बन गया 18 ग्राम. मैंने ये सेम रिएक्शन मैंने दूसरा प्रोडक्ट बनाया जब मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहा हूँ और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, H2O2. वाटर का पता है, H2O तो लिखा नहीं. मैंने यहाँ पे कितना मास लिया बेटा, मैंने ले लिया 2 ग्राम, यहाँ पे ले लिया मैंने डबल का चाहिए होता है तो 32 ग्राम ले लिया, राइट. आपको यहाँ पे मिल गया 34. अभी इन वैल्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, 16:34, राइट. ये देख लो, ये एक दूसरे के मल्टीपल में है बेटा. ए तो फिक्स्ड है, आप इन मास को छोड़ दो. तो जब भी कोई भी एक
फिक्स्ड एलिमेंट जैसे कि मैंने ए बोल दिया तो आपका हाइड्रोजन बन गया ए और ऑक्सीजन बन गया बी। तो जब भी ए और बी एक दूसरे के माने ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बी का जो जो एलिमेंट चेंज हो रहा है सिर्फ उसका रेशियो देखना है। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बेटा 16:32। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऑक्सीजन, राइट? यहां पर मैं ढंग से लिख देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीजन कंबाइनिंग रेशियो इन रिएक्शन 1 एंड 2। मैं इसको रिएक्शन ए एंड बी बोल देते हैं, यहां पे 1 एंड 2 के बदले ए एंड बी। क्या है बेटा 16:32। क्या मैं इसको 1:2 लिख देता हूं? चलो ये एग्जांपल भी अगर नहीं समझा इससे, और देखो दो एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए। यहां पे बी का रेशियो क्या रहेगा बेटा, रेशियो ऑफ बी क्या रह जाएगा बेटा, पहले इसको मैं 1 2 एंड 3 बोल देता हूं। 1:2 2:3, यही तो रेशियो बन जाएगा तीनों रिएक्शन में 1 2 3 में, जो एक्चुअली नंबर है वही उसका रेशियो बन गया। चलो ये एग्जांपल भी अगर नहीं समझा, और भी देखो जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं हो जाती ना, मुझे पता है कि इस लॉ में जब मल्टीपल प्रोपोर्शन देख रहे हैं तो एक एलिमेंट को फिक्स रखना है, दूसरे एलिमेंट को चेंज करते जाना है। वो कैसे चेंज करना, इट इज ऑलवेज इन अ मल्टीपल। अगर यहाँ पे एक इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे दो, वैसे मास भी मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे इसका बी का मास अगर 10 है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20, यहाँ पे कितना बन जाएगा 30। सो इट इज इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल ऐड करके मैं बोल देता हूँ, ठीक ना? यहाँ पे मैंने सल्फर रिएक्ट करा प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करा, राइट? सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करा, मैंने क्या बनाया बेटा सल्फर ऑक्साइड, SO बना दिया। मैंने सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करा, मैंने बनाया बेटा SO2। मैंने सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करा बेटा, यहां पे मैंने बना दिया SO3। वैसे SO बनता नहीं है बट ये जस्ट समझने के लिए बोल दो, आपका सिर्फ SO2 और SO3 ही बनता है, राइट? या आपको बेटर मैं ये वाला फिर हटा ही देता हूं। तो देख लो सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 बोल देता हूं मैं। सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहा है तो मैं सल्फर को क्या बोल देता हूं बेटा ए, इसको बोल देता हूं ए और ऑक्सीजन को बोल देता हूं बी, राइट? तो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी में सल्फर का मास तो फिक्स है, ऑक्सीजन का मास कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। सल्फर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा 32 ग्राम, राइट? यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा 32 ग्राम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको इस चीज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा मास ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना है बेटा 64। यहाँ पे मैं 32 ग्राम अगर ले रहा हूं 32 ग्राम, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए 48 ग्राम। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 32 प्लस 48 तो 80 ग्राम, राइट? 80 ग्राम आपको मिल गया। अपने को इंटरेस्ट किस में बेटा, जब सल्फर रिएक्ट हो रहा है, राइट? तो देख लेना सल्फर का रेशियो ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर ही चेंज हो रहा है, सॉरी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, गलत बोल दिया मैं, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही चेंज हो रहा है। क्या हो बेटा इन ए एंड बी में रेशियो क्या है बेटा 32:48। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2:3? तो ये आपका बन जाएगा बेटा जवाब। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इस लॉ को एक बार ढंग से एक बार फिर से लिख देते हैं, राइट? इज इट क्लियर? चलो तो आपका बस लॉ वही है, जब ए और बी, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी देन बी कुछ इस तरीके से रिएक्ट होता है कि बी का हमेशा मल्टीपल प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट होता है, राइट? तो बस व्हेन A reacts with the B, when A reacts with the B to form different compounds, क्या बेटा to form different compounds, then ratio of mass of B is in
मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपके बुक में लॉ अलग हो सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, बट मतलब वही रहेगा। बी का जो रेशियो रहेगा बेटा, बी इज इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बी क्या रह जाएगा बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट ए का मास फिक्स रहना चाहिए। नोट नोट मास ऑफ ए शुड बी फिक्स्ड, तब जाके आपको बी का जो रेशियो है, माने दूसरा एलिमेंट, ये क्या रहेगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आगे आप लिख सकते हो इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शन और इन अ सिंपल होल नंबर, ये शायद आपकी किताब में ये वाला डेफिनेशन रहेगा, बट भावनाओं को समझो। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए बेटा, तो इन चीजों को देखते जाओ। तो नेक्स्ट है बेटा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, बहुत बढ़िया लॉ, GAY है बेटा, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बोल दो या कंबाइनिंग वॉल्यूम बोल दो, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स बोल दो, राइट। तो ये लॉ क्या बोलता है बेटा, जब कोई भी दो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, जो कि हमेशा हम अलग अलग रिएक्शन में देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, इनका जो रेशियो रहता है इन गैसेस का, दे ऑलवेज बी न होल नंबर रेशियो, राइट। ओके ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इसको अपन गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये लॉ बोलता क्या है देखते हैं, GAY गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इस लॉ में, इस लॉ को समझने के लिए पहले तो एक सिंपल से एग्जांपल समझ लेते हैं। ये कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसा ही लॉ है, बट सिर्फ गैसेस के टर्म में बोला गया है, तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैंने जब हाइड्रोजन को रिएक्ट करा बेटा नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, मुझे मिल जाता है बेटा अमोनिया। क्या मिल जाता है बेटा, अभी मैं ये नाम के वर्ड्स में क्यों लिख रहा हूं, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हाइड्रोजन H2 प्लस N2 गिविंग NH3। ये जब आपका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वाट, मास, मोलिकुलर मास, ये चीजें जब हो जाएगी, तो आपको मैं वो उस फॉर्म में भी ये सब चीजें बताना शुरू कर दूंगा, नीड नॉट टू वरी। तो मैंने क्या करा बेटा, जब मैं एक वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता हूं, किसके साथ बेटा, अच्छा ये 1 वॉल्यूम नहीं करता मैं, इसका अगर मैं 1 वॉल्यूम ले लेता हूं, इसके मैं ले लेता हूं 3 वॉल्यूम, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 2 वॉल्यूम। अभी ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आप बोलेगे सर 3 + 1 तो 4 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आपको बताता है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ पे मैंने एक, देखो ये लीटर में ले लो, 3 वॉल्यूम के बदले मैं क्या लिख लेता हूं, और 3 लीटर, अब तो सही रहेगा, 3 लीटर, राइट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। केयरफुली देख लो बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए, जो कि मैं लॉ लिखाते टाइम ये पॉइंट लिखा दूंगा, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर अलग अलग है, तो रिजल्ट मैच नहीं होगा। तो सब चीजें, सब टोटल रिएक्शन एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 1 लीटर ले लेता हूं, तो मुझे मिल जाते हैं 2 लीटर अमोनिया। अगेन वही सवाल, आप बोलोगे सर हमको तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, 3 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर नाइट्रोजन मिलके 4 लीटर अमोनिया बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हम लोग एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट कल की क्लास में समझ लेंगे, तो ये चीज बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ फोकस इस चीज पे करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जो आपकी शायद मंडे हो जाएगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो, ये नंबर जो है ना बेटा 3, 1 एंड 2, ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, ऐसा बोलता है गे-लुसैक्स लॉ। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, जो भी रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एस टू नाइट्रोजन एस टू अमोनिया, तो ये लॉ क्या बोल रहा है बेटा, जो भी आपके रिएक्टेंट, गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट है, इनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो रहता है और प्रोडक्ट का भी जो रेशियो रहता है, वो हमेशा होल नंबर रेशियो रहता है। तो देख लेना रेशियो क्या है बेटा, 3:1:2,
2। सही है। अभी अभी ये सवाल आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छप चुका होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए, आपके दिमाग को ये जम ही नहीं रहा होगा। सर, जेव्हा मी 3 लिटर पाणी घेतो आणि 1 लिटर अजून त्याच्यात पाणी वगैरे ऍड करतो, तो व्हॉल्यूम तर 4 लिटर व्हायला पाहिजे, पण इथं तर तुम्ही सांगताय 2च लिटर होत आहे। हे सरासर चुकीचं आहे, आमच्या मनाला हे पटतच नाहीये, बिलकुल पटणारच नाही। पण जेव्हा तुम्ही रिॲक्शन्स बघणार, दॅट इज द ब्युटी ऑफ केमिस्ट्री। जेव्हा आपण ही रिॲक्शन बघू ॲटॉमिक वेट आणि मोलिक्युलर वेटनुसार, तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट खूप चांगल्या पद्धतीने समजून जाणार। आता फक्त ह्या लॉनुसार तुम्हाला हेच बघायचे, जेव्हा गॅसेस एक दुसऱ्यांसोबत कंबाईन होतात त्यांचा रेशो होल नंबर असतो। आता हा 3a 2a 1a हे थोडक्यात विसरून जा, ह्या ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज आहेत। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ये यहाँ पे पूरा कंसेप्ट लग जाता है आपका एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास वाला, जो आपको एवोगैड्रोस नंबर में भी सेम उसी टाइप का थोड़ा सा कंसेप्ट आगे आ जाएगा। आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर है। तो अब अपन लिख देते हैं लॉ। अच्छा, इसके साथ साथ और एक एग्जांपल लिख देते हैं। ये पहला वाला एग्जांपल हो गया, दूसरा वाला और एक एग्जांपल लिख देते हैं बेटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया गैस तैयार कर लिए, आप वाटर बना लो। वाटर में भी ये सेम टाइप का रेशियो आपको दिख जाना चाहिए। तो वाटर का भी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं बेटा, राइट। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सिजन, इथं पण तुम्हाला थोडंफार असं कन्फ्युजन होणारच आहे, बट काही हरकत नाही। इथं मी काय बनवतो बेटा, वॉटर। आणि तुम्हाला जर मी सांगतोय, तुमचं कन्फ्युजन नेक्स्ट क्लासमध्ये पक्का क्लिअर होणार। नेक्स्ट क्लासमध्येच का क्लिअर होणार, कारण की तिथं तुम्ही शिकणार आहे मॉलिक्युलर मासचा कन्सेप्ट, ॲटॉमिक मासचा कन्सेप्ट, कारण ते मासनुसार इथं ते चेंज होत राहत आहे। मी इथं 2 लिटर घेऊन टाकतो बाळांनो, इथं मी काय घेऊन टाकतो 1 लिटर, राइट। इथं हा प्रोडक्ट बनतो 1 लिटर। परत कन्फ्युजन, सर 2 अधिक 1 3 व्हायला पाहिजे, पण तसं नाहीये। रेशियो काय बाळांनो याचा, रेशियो ऑफ हायड्रोजन ॲज टू ऑक्सिजन ॲज टू वॉटर काय बाळांनो, 2:1:1 केअरफुली बघा। मी परत तुम्हाला माझी रिक्वेस्ट आहे, नेक्स्ट क्लास जे आहे ॲटॉमिक मास अँड मोलिक्युलर मास, तेव्हा वाटलं तर हे सेम एक्झाम्पल मी परत एक्सप्लेन करणार, ठीक आहे। आय विल कीप दिस इन माइंड की तुम्हाला हे एक्झाम्पल परत मला एक्सप्लेन करायचे युजिंग दॅट कन्सेप्ट, कारण की हा रेशो मे बी तुम्हाला कन्फ्युजिंग वाटत असेल। तर आता आपण लिहून टाकूया लॉ। तर लॉ काय म्हणतोय, जेव्हा गॅसेस रिॲक्टंट रिॲक्ट होतात किंवा गॅसेस प्रोडक्ट बनतो, तर हे बनत असताना त्यांचा जो होल नंबर रेशियो, त्यांचा जो रेशियो असतो तो होल नंबर रेशियो असतो। मी परत एकदा डेफिनेशन रिपीट करतो। जब कोई भी गैसेस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ही है और ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और गैसेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट होते हैं कि इनका जो रेशियो होता है कंबाइन होने का, वो हमेशा होल नंबर रेशियो रहता है। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं देखेगा 1.5 2.5, राइट, अर्धा दीड, राइट, 4.5 असं काही नाही दिसत आहे। हा नेहमी होल नंबर रेशो राहणार आहे। हे कोण सांगते, गे-लुसॅक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग व्हॉल्यूम। आणि तुमचा हा जो डाऊट आहे 3 अधिक 1 4 व्हायला पाहिजे, इथं 2च कसं काय येते, ते तुम्हाला कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलर मासच्या वेळी सेम एक्झाम्पल घेऊन परत एकदा चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करून देणार। आता फक्त एवढंच लक्ष घ्या, आता तुम्हाला बघायचं फक्त होल नंबर रेशो। तो लॉ लिहून टाकूया। तो व्हेन gaseous reactants react or product forms, then they combine or forms in simple whole number ratio। तुमच्या बुक मध्ये डेफिनेशन काही अशा पद्धतीने असेल, थोडं वेगळं असणार, काय असते ती पण सांगून टाकतो। व्हेन गॅसियस रिएक्टंट रिएक्ट्स और फॉर्म्स प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सच अ वे दैट दे गिव होल नंबर रेशियो, प्रोवाइडेड दैट एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रोवाइडेड दैट इट हैपन्स। मी आपल्या भाषेमध्ये सांगतोय बाळांनो,
इट हॅपन्स ॲट सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर. टी अँड पी म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशरला, सेम टेम्परेचर आणि प्रेशरला ह्या गोष्टी होत असतात. हा आहे तुमचा गे-लुसॅक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग व्हॉल्यूम. 2 एक्झाम्पल खूप चांगल्या पद्धतीने आपण पाहिलेले आहेत. आय होप तुम्हाला हे खूप चांगल्या पद्धतीने कळलं असेल. आपण पुढचा लॉ बघूया जो आहे ॲव्होगॅड्रोज लॉ. ॲव्होगॅड्रोज नंबर तर तुम्ही फाउंडेशन मध्ये पण ऐकला असणार, आता परत आपण बघणारच आहोत, त्याच्याबद्दल काही डाऊट नाही आहे. तर ॲव्होगॅड्रोज लॉ जो आहे तो तुम्हाला पूर्ण 2 वर्ष खूप चांगल्या पद्धतीने कामात येणार आहे. आणि फक्त हा लॉच नाही, ॲव्होगॅड्रोज नंबर जो असणार आहे तो पण तुम्हाला खूप जास्त कामात येणार आहे. राईट. तर हा लॉ काय म्हणतो बाळांनो, राईट, तर अकॉर्डिंग टू ॲव्होगॅड्रोज लॉ, आता बघा मी जेव्हा पण लॉ लिहितो ना बाळा, तेव्हा मी माझ्या भाषेत लिहितो. इट इज नॉट नेसेसरी की ते तुमच्या बुक मधली भाषा ॲज इट इज असायला पाहिजे. आप भावनाओं को समजो. तुम्हाला कन्सेप्ट समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्या मागचं बॅकग्राऊंड, त्याचं जे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या समजणं खूप जास्त गरजेचं आहे आणि आपण तेच बघतोय. ठीक आहे ना. तर बघून घेऊया. इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ एनी गॅस, कुठलाही गॅस घ्या, ॲट सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर contains same number of molecules, same number of molecules. बघा 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 बघा, थोडक्यात बघा. आता जर हा लॉ जर तुम्हाला कळला ना, वाटलं तर तुमचा हा जो डाऊट होता ना तो आताच क्लिअर करून देतो. हा लॉ चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या. ठीक आहे ना. मी पूर्ण प्रयत्न करतो तुम्हाला हा लॉ चांगल्या पद्धतीने समजवायचा आणि हा लॉ पाहिल्यानंतर तुम्ही मागचे एक्झाम्पल केअरफुली बघा. आता ॲव्होगॅड्रोज काय सांगतो, तुम्ही कुठलाही गॅस घ्या, कुठलाही गॅस. मी आता गॅस साठी मी काय आपलं जे पहिलं एक्झाम्पल होतं ना तेच घेऊन टाकतो. कुठलं? अमोनियाचं. 3 लिटर हायड्रोजन, 1 लिटर नायट्रोजन आणि 2 लिटर अमोनिया, हेच एक्झाम्पल घेतो आणि तुम्हाला लॉ एक्सप्लेन करतो. राईट. तर मी काय घेतो बाळांनो, 3 लिटर रिॲक्शन लिहून टाकतो अगोदर. अच्छा चला, 1 लिटर हायड्रोजन, 1 लिटर नायट्रोजन, 1 लिटर अमोनिया. या तिघांमध्ये जर पाहिलं मी, काय असणार आहे बाळांनो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. फॉर एक्झाम्पल जर याच्यामध्ये हायड्रोजन मध्ये 100 मॉलिक्यूल असतील, जस्ट इमॅजिन करा. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2. मी ऍक्च्युअल फिगरच लिहून टाकतो ना, ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज लिहून टाकतो. इथं किती असणार आहेत, 6.022 इंटू 10⁻23 H2. इथं काय असणार आहे बाळा, आता मी याला पण हे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किती आहेत ते लिहून टाकतो. किती आहेत बाळांनो, 6.022 इंटू 10⁻23 नायट्रोजन. तुम्ही म्हणणार सर हा नंबर कुठून आला, हा नंबर परत तुम्हाला उद्याच्या क्लासमध्ये करणार. भावनाओं को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ. इक्वल वॉल्यूम में बेटा 1 लिटर है, 1 लिटर है, 1 लिटर है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गॅस, हे तिघच्या तिघ गॅस आहेत, हे तिघ काय बाळांनो, गॅस आहेत. राईट, गॅस. तर कुठलाही गॅस घ्या, मी 3 गॅस घेतले, इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ एनी गॅस, तिघ गॅसचा इक्वल व्हॉल्यूम घेतला, सेम टेम्परेचर आणि प्रेशर ठेवलं, तर तिघांमध्ये काय असणार आहे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. याचे हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल जर एवढे आहेत, किती आहेत तुम्ही सोडून द्या, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आहेत. याचे पण किती असणार, एक्स. याचे पण किती असणार आहे, अमोनियाचे पण एक्स. याचे पण किती असणार आहे बाळांनो, 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनिया. हा लॉ आहे. आता तुम्हाला मागचं एक्झाम्पल मी थोडक्यात सांगतो. याला मी ह्या नंबरला मी म्हणतो ॲव्होगॅड्रोज नंबर, याला Na रिप्रेझेंट करतो. दिस नंबर, आता हे 3 लाईन म्हणजे काय, इक्वल टू. या नंबरला काय म्हणतो मी,
या नंबरला मी म्हणतो ॲव्होगॅद्रोज नंबर. या नंबरला काय म्हणतोय बाळा मी? ॲव्होगॅद्रोज नंबर. या नंबरला काय म्हणतोय बाळाने मी? ॲव्होगॅद्रोज नंबर. ठीक आहे. 6.022 × 10⁻23 एवढे मॉलिक्यूल असणार आहेत. आय होप इट इज क्लिअर. नाव Na इज इक्वल टू व्हॉट बेटा? Na काय तुमचा एक नंबर आहे, ॲव्होगॅद्रोज नंबर. ॲव्होगॅद्रोने दिला होता, ॲव्होगॅद्रोज नंबर. आता मी मागच्या एक्झाम्पलवर जातो रे बाळांनो. ठीक आहे. हे सेम एक्झाम्पल मी पुढे लिहून टाकतो. अच्छा, आता माझं बघा 1 लिटर म्हणजे 1 ॲव्होगॅद्रो होता. मी ही रिॲक्शन परत लिहून टाकतो. बघा ह्या रिॲक्शनचं इथं काही काम नाही. आपला लॉ आता एक्सप्लेन झालेला आहे. आपला लॉ कंप्लीट आहे. काय? इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ एनी गॅस ॲट द सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सेम नंबर, तो नंबर काय हे नका बघू, बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आहेत. डन आहे. मी आता काय करतो, ते मागचं एक्झाम्पल जे आहे ना, ते एक्झाम्पल मी केअरफुली इथं सांगून टाकतो. राईट. एक्सप्लेनेशन. राईट. मी काय घेतो, 3 इक्वल, आता ऍक्च्युअल रिॲक्शन लिहितो. 3 इक्वॅलंट ऑफ H2 प्लस 1 इक्वॅलंट ऑफ N2 gives 2 इक्वॅलंट ऑफ अमोनिया. हे ऍक्च्युअल बॅलेन्स्ड इक्वेशन आहे. ऍक्च्युअल हायड्रोजन, नायट्रोजन आणि अमोनिया. आता मी काय घेतलं, 3 इक्वॅलंट म्हणजे मी काय घेतलं बाळांनो, 3 लिटर. काय घेतलं, 3 लिटर. हे काय घेतलं मी, 1 इक्वॅलंट म्हणजे 1 लिटर. इथं काय बनलं रे, 2 लिटर. हे झालं तुमचं ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन. याच्यात अजून थोडं डिटेलमध्ये मी जातो. 3 लिटर घेतले म्हणजे याच्यात बघा हे ऍक्च्युअल बॅलेन्स्ड इक्वेशन आहे. बॅलेन्स्ड इक्वेशन. बॅलेन्स्ड इक्वेशन काय, 3 इक्वॅलंट ऑफ H2 जर रिॲक्ट झाला 1 इक्वॅलंट ऑफ N2, एक मोल ऑफ N2, तर आपल्याला काय मिळतो, 2 इक्वॅलंट ऑफ अमोनिया किंवा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तर तुमचं हे झालं बॅलेन्स्ड इक्वेशन. आणि या बॅलेन्स्ड इक्वेशन वरूनच तुमचं 3 लिटर, 1 लिटर आणि 2 लिटर हे व्हॉल्यूम आलं होतं. आय होप इट इज क्लिअर. तर याच्यामध्ये मॉलिक्यूल किती असणार, तुम्ही मोल्सने मल्टिप्लाय करून टाका. मी याला काय करतो, 1 लिटरला 1 Na होतं, 1 लिटरसाठी 1 Na होतं, तर 3 लिटरसाठी किती असणार, 3 × Na. इथं काय असणार आहे, 1 × Na. इथं काय असणार आहे, 2 × Na. तर एका Na ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, एकच असणार आहे, ॲव्होगॅद्रोज नंबर. इथं Na लिहून टाकतो. आय होप तुम्हाला. अच्छा, अजून याच्यातलं डिटेलचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला नेक्स्ट क्लासमध्ये, ॲटॉमिक वेट, मॉलिक्युलर वेट. तुम्ही आता ह्या लॉ मध्ये फक्त एवढंच समजायचं होतं की तुम्हाला ॲव्होगॅद्रोज लॉ काय सांगतो, कुठलाही गॅस, जगातला कुठलाही गॅस जर सेम टेम्परेचर आणि प्रेशरला असेल, त्याचा व्हॉल्यूम जर सेम असेल तर मॉलिक्यूल पण सेम असणार. त्याचा व्हॉल्यूम म्हणजे लिटर जर सेम असणार आहे तर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पण सेम असणार आहे. फक्त एवढा लॉ तुम्ही आता थोडक्यात लक्षात घ्या. राईट. आय होप तुम्हाला या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने कळलेल्या आहेत. राईट. हे एक्सप्लेनेशन पण अजून तुम्हाला मे बी क्लिअर नसेल की सर आम्हाला अजून पण नाही कळलं की हाऊ 3 लिटर प्लस 1 लिटर वी आर गेटिंग 2 लिटर. हे तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये ॲटॉमिक वेट ॲज वेल ॲज मॉलिक्युलर वेटमध्ये क्लियरली समझेल. आई होप ये इतपर्यंत क्लियर है. राइट. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. राइट. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेसिकली 1808 में डाल्टन भाई साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट काम करा. जो भी लॉज हम लोग पढ़े अब तक, ठीक ना, जॉन डाल्टन इन 1808, ठीक ना, proposed postulates और theory, ठीक ना, theory of atoms. तो इसके postulates क्या थे बेटा, postulate वन बाय वन देखते हैं. postulate मतलब इस थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया था वो पॉइंट्स अपन देखते जाते हैं. तो पहला पॉइंट बताया डाल्टन ने कि कोई भी मैटर ले लो, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट बेटा, स्मॉल टाइनी पार्टिकल. उसको क्या बोल दिया, एटम. स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल बोल दो, ठीक ना. मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, टाइनी बोल दो, टाइनी इंडिविजिबल particles called as atom.
अभी इन्होंने ये पहला देखो, पहला पॉइंट भले ही गलत क्यों ना, बट इन्होंने कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करी। हमको आज पता है कि एटम को अपन तोड़ सकते हैं, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इन्होंने क्या बोला, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो ये पहला पॉइंट जो था कि मैटर जो है वो किससे बना बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक ना, जो महर्षि कणाद ने बोले थे कण, ठीक ना। तो वहां से भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि ये मैटर जो है बेटा ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, उनको बोलते हैं एटम्स। आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है। भले ही आपको यहाँ पे थ्योरी में दिख रहा होगा कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, भले ही वो गलत हो, बट ये डाल्टन्स के कुछ पोस्टुलेट है बेटा, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से समझने होंगे। ये था पहला पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट लिख लेते बेटा, आप कोई भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उनके एटम्स जो होंगे बेटा वो सेम होंगे, उनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे, उनके फिजिकल केमिकल सभी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो सेम रहेंगे, मास वगैरह ये सब चीजें सेम होगी, ठीक ना। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर same, are having same properties, same properties, या आप बोल दो मास, मास भी क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। जैसे कि आप हाइड्रोजन का एटम ले लो, आयन का मेटल, कोई भी मेटल उठा लो, कॉपर, कॉपर का एटम ले लो, तो हर एक कॉपर एटम के प्रॉपर्टीज सेम होंगे, उसका मास सेम होगा, यही तो आपका पोस्टुलेट, और ये बिल्कुल सही परफेक्ट बैठता है, सही है। थर्ड पॉइंट लिख देते बेटा, आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कंपाउंड, ठीक है ना, इसमें क्या होता है बेटा, एटम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होते हैं, राइट। सो इन कंपाउंड एटम्स आर, इसको बोलते हैं एलिमेंट, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, बट अलग अलग कंपाउंड है तो रेशियो अलग अलग होगा, बट ये कंपाउंड अगर आप फिक्स ले रहे हो, जैसे कि वाटर, क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो ये एटम्स का रेशियो रहेगा, ये फिक्स रहेगा, होल नंबर रेशियो ही रहेगा यहाँ पे। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ एटम रिएक्ट हो गया या 1.5 एटम रिएक्ट हो गया, दैट कैन नॉट हैपन। यहाँ का लास्ट पॉइंट मैं आपको बोल देता बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। इन दिस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब भी एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल में, तो आप इन शॉर्ट इतना समझ सकते हो कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जहां पे आप बोले थे एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक ना, नाइदर क्रिएटेड, तो यहाँ पे एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecules, atoms can't be created या neither created nor destroyed। तो ये था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो चलो शुरू करते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस को। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आप फटाफट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन फटाफट लगा लो और अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, राइट। चलो, आपको क्वेश्चन में दे देगा बेटा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अपन रिएक्शन सीधा लिखते ही जाते हैं। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कितना ले लिया बेटा, 20 ग्राम, ठीक ना। गेव क्या मिल गया बेटा, 8.8 ग्राम ऑफ CO2, आपको मिल गया CO2 8.8 ग्राम, राइट। आपको आगे क्या मिल गया, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया 11.2 ग्राम। दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ, ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, आप देख लेना। ये है आपका रिएक्टेंट, क्या है बेटा, रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है आपके प्रोडक्ट्स। तो आपका जो लॉ, इनका सम कर लो, 8.8 प्लस 11.2 कितना बन रहा है बेटा, ये
20 ग्राम, जो कि इसका भी कितना है 20 ग्राम। सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। चाहे एक प्रोडक्ट बन रहा हो, दो प्रोडक्ट बन रहा हो, या चाहे कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट भी बचा हो, तो भी अपन उसका मास यहाँ पे काउंट कर लेंगे इस साइड में। तो रिएक्टेंट का मास कितना बराबर होना चाहिए बेटा, कोई भी प्रोडक्ट ले लो या अनरिएक्टेड रिएक्टेंट ले लो जिसको अपन रेसिड्यू भी बोलते हैं, तो इनका सम अगर सेम आ गया तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट सवाल है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको 4 एग्जांपल दे दिए गए हैं, अब उन 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं और आपका कौन सा एग्जांपल बिल्कुल सही रहेगा ये अपन यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अपन लिखते जाते हैं। कार्बन कितना है बेटा 12 ग्राम प्लस कितना है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया, कितना ले लिया बेटा 32 ग्राम। इसने क्या दिया आपको CO2, कितना मिला बेटा 44 ग्राम। तो ये लॉ फॉलो कर रहा है क्या, 12 प्लस 32 कितना मिल गया 44, और माने सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका मास कितना आ गया बेटा, इसका मास कितना आ गया 44 ग्राम। और सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट तो एक ही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कितना आ गया बेटा 44 ग्राम। तो आपका सही जवाब बन जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। फिर भी आपको चाहिए, आपको बेस्ट पूछा है, ठीक ना, बेस्ट एग्जांपल, तो इनमें से कुछ और एग्जांपल है क्या देख लेते हैं। व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन को अपन हीट करें बेटा, ठीक है ना, इन वैक्यूम देयर इज नो चेंज, तो इसको भी आप बोल सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि कार्बन किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, वैक्यूम बोले तो वहां पे कोई ऑक्सीजन था नहीं, बट यहाँ पे आपको माने रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं। सो दिस इज ऑल्सो ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात को समझो, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या बेटा, अ सैंपल ऑफ एयर इंक्रीजेस इन अ वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर बट इट्स मास रिमेन अनचेंज, अनअल्टर्ड बोले तो अनचेंज, त्याच्या मास मध्ये काही चेंज होत नाहीये। तर अगेन आपलं बेस्ट एक्झाम्पल शोधायचं आहे। नेक्स्ट, द वेट ऑफ पीस ऑफ प्लॅटिनम इज सेम ॲज बिफोर इट, प्लॅटिनमची रिएक्शन नाही झाली, म्हणजे या तिघ केसमध्ये काही रिएक्शन होत नाहीये, ठीक आहे। तर कॉन्झर्वेशन ऑफ मास साठी आपल्याला रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट जर असेल तर वी कॅन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, जे पहिल्या ऑप्शन मध्ये तुम्हाला क्लिअरली कळलेलं आहे। आई होप हा क्वेश्चन खूप चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांना कळला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन स्लाइड को स्टॉप कर लो, मैं थोड़ा सा बाजू में हो जाता हूँ और आप खुद से सॉल्व कर लो, राइट। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखते अपन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन दिया बेटा, 4 इक्विवेलेंट ऑफ आयन ऑन रिएक्शन विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3, ठीक। तो अपन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक ना, कि ओके पहला स्टेटमेंट क्या है, द टोटल मास ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन इन अ रिएक्टेंट, आयन और ऑक्सीजन का मास इन अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन इन अ प्रोडक्ट, देयर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो स्टेटमेंट माने जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है और कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी सही है, तो आपका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाना चाहिए। बट फिर भी अपन आगे के ऑप्शन को भी अपन डिस्कस करा लेते। क्या दिया है बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल सही है बेटा, ये तो सही दे दिया। देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलो ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो आपका ए और बी का जब रिएक्शन होता है तो बी जब रिएक्ट होता है तो बी रिएक्ट्स इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, माने एक केस में अगर 10 ग्राम चाहिए तो दूसरे केस में 20 चाहिए, तीसरे केस में 30 चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होता, तो ये आपका सही जवाब नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है, इसको घटाया तो ये बढ़ेगा नहीं, राइट। लास्ट ऑप्शन है आपका, अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एन एक्सेस, इसको अगर ज्यादा ले लिया तो ये कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये इसको किसी को भी अगर ज्यादा ले लिया तो वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। मान लो इसको बहुत एक्सेस में ले लिया, 4 के बदले 5 इक्विवेलेंट ले लिया, 4 तो रिएक्ट हो जाएगा, 1 बच जाएगा, रिएक्ट नहीं होगा। तो आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। आई होप सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे आप पिछले लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके एक बार ढंग से देख लो, रिवाइज कर लो, राइट। नेक्स्ट देखते बेटा क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, आपका एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एसिटिक
एसिड, एसिडिक एसिड कितना ले लिया बेटा यहाँ पे 10 ग्राम, ठीक ना, 10 ग्राम। इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना ले लिया बेटा 4.2 ग्राम। अभी सम ऑफ रिएक्टेंट कर लेते, कितना बन गया बेटा ये 14.4 ग्राम। अभी इससे प्रोडक्ट क्या मिला हमको, ठीक ना, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2, एक तो CO2 निकल गया, ठीक ना, कितना मिला इसका मास, इसका मास कितना मिला 2.2 ग्राम, प्लस क्या मिल गया आपको, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, रेसिड्यू मतलब जो रिएक्ट नहीं हुआ, जो रिएक्ट नहीं हुआ उसका मास, अभी यहाँ पे रेसिड्यू बोल देता हूँ। रेसिड्यू मतलब क्या बेटा, इनमें से जो भी एक्सेस में जो रिएक्ट नहीं हुआ उसका मास कितना बचा बेटा 11, कितना सॉरी 12, कितना मास है 12। तो रेसिड्यू प्लस रेसिड्यू मतलब वो रिएक्ट हुआ है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, माने ऑल द प्रोडक्ट्स बोल दो आप, जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है उसको भी उसमें ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सम कितना बन गया बेटा 14.2, देख लो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। तो ये बन जाए आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 सही है बेटा। यहां तक क्लियर है चीजें। अगला सवाल देखते हैं। इन वन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन लिख लेते हैं, फॉर्म्स 36 ग्राम ऑफ H2। तो पहला रिएक्शन लिख लेते ए, रिएक्शन ये क्यों बेटा, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा रेशो निकाल लेते हैं। होता क्या है, हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट सेम चीजें, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये रेशो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको रेशो लेने से कई सारी चीजें पता चल जाती, ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे अमाउंट ऑफ, पहले एक्सपेरिमेंट में कितना है बेटा 4 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा 32 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना है बेटा हाइड्रोजन 50 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है बेटा 400 ग्राम। और रेशो ले लेते बेटा 4 सर, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, अगेन ये भी क्या आ गया बेटा 1/8। देख लो यहां से तो आपको ये पक्का पता चल रहा है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको कांस्टेंट कंपोजिशन के बदले में लिख देता हूं डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब एक ही है डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दोनों का मतलब एक ही। आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोल लो या डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सेम था, आप सैंपल कहीं से भी लेके आओ, कितना भी सैंपल ले लो, ये जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दोनों केस में क्या है बेटा सेम। यहां से क्या पता चला तुमको, लॉ ऑफ डेफिनाइट, डेफिनाइट जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। दूसरा लॉजिक देख लेते बेटा, 4 ग्राम और 32 ग्राम मिलके बन गया 36 ग्राम, माने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ए में सही है। दूसरा 50 प्लस 400 450 मिल गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो कर रहा है, तो 1 एंड 2 दोनों भी करेक्ट आ रहे हैं। तो आप देख लेना ऑप्शन जो थर्ड है बोथ 1 एंड 2, तो ये आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, राइट। चलो बढ़ते फिर अगले सवाल की तरफ। देख लो जब आप सवाल कर रहे हो ना तो खुद से करने की कोशिश करो, आप देखो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं आ रहा है ना इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, पहली बार में सब कुछ आ जाएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना, इसको आगे कंटिन्यू, इसको जारी रखना है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्योर सैंपल, अच्छा ये सोर्स, आपको ये सेंटेंस समझते ही लॉ समझ में आ जाता, कोई भी सोर्स हो सैंपल का, जैसे हम लोग CO2 का बोलते हैं, CO2 का सोर्स कोई भी हो, गाड़ी के इंजन से निकला हो, कंबशन से माने कुछ कोल को जलाने के बाद निकला हो, या कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ CO2 का, ठीक ना। तो CO2 जैसे CO2 को समझ लो, या यहाँ पे सैंपल क्या दिया है वाटर दिया, चलो वाटर, तो वाटर का कोई भी सैंपल हो, इसमें ऑक्सीजन कितना है 88.89 एंड हाइड्रोजन कितना है 11.11, ठीक ना, हाइड्रोजन। दिस एक्सप्लेन बाय द लॉ, कौन सा लॉ है बेटा ये, कोई भी सैंपल हो आपको ये मिल जाता है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनाइट, मैं यहां पे लिख देता हूं कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ
डेफिनाइट, ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखो मैंने क्वेश्चन में ही पूरा लॉ का मतलब ही समझा दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, कि कोई भी सोर्स हो उस सैंपल का, उसमें मास जो रहता है वो मास फिक्स्ड होता है, या परसेंट मास जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। माने वाटर तुम कहीं से भी लेके आओ, उसमें हाइड्रोजन 11.11% ही आना है। आप वाटर का सैंपल कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन का परसेंट जो है बेटा 88.89 वही आना है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following pair of compound illustrate the law of multiple proportion? Multiple proportion में एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा माने दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए और बी सेम होना चाहिए, बट बी का परसेंट बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे ए बी, बट यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन को ए मान लिया, ऑक्सीजन को बी, यहाँ पे बी तो है बट ए है ही नहीं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लागू ही नहीं होता। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे सोडियम है, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए लागू नहीं होता, ठीक ना। माने दो कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स आ गए तो लागू नहीं होता। यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे बेरियम नहीं होगा। देखो यहाँ पे एसएन है, यहाँ पे भी एसएन है, चलो ए तो अपना फिक्स है। क्लोरीन क्या है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन को बी मान लेता, AB2, यहाँ पे क्लोरीन को AB4, तो बी का रेशियो क्या है बेटा 2:4। क्या मैं इसको 1:2 बोल सकता हूँ? यही तो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। देखना, टीन को ए बोल दिया, एसएन को ए बोल दिया, एसएन को ए बोल दिया, क्लोरीन को बी बोल दिया, ठीक ना, AB2 AB4, तो बी का रेशियो देखना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप वही तो देखते हो, पहले वाला को नहीं देखना आपको। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या जो चेंज हो रहा है उसको देखना, और वो चेंज किस तरीके से हो रहा है, होल नंबर रेशियो से, उसे उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, वो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर, मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, मल्टीपल टाइम वो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 mole of gas occupies a volume of 22.4 liter. This derived from, अच्छा तो ये तो अपना एवोगैड्रोस लॉ का सीधा सीधा स्टेटमेंट है। मैं ये एवोगैड्रोस लॉ में फिर से एक बार ये चीज जोड़ देना चाहूंगा जो मैं भूल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये नोट के तौर पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट। ये आपको जब मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे बेटा तो ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 mole of any gas at स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना रहता है बेटा 22.4 लीटर, और इसको 22,400 ml बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, लीटर में बोल दो या ml में बोल दो। तो ये फैक्ट है, फैक्ट बोले तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डिराइव करा गया फैक्ट है, बट इसको इन डिटेल आप जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको, इस पॉइंट को अपन फिर से एक बार देख लेंगे। समझ में आ गया बेटा, ओके। तो आपका ये लास्ट का सवाल था, तो ये आपका सीधा सीधा एवोगैड्रोस लॉ बन जाता है, राइट। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हम लोग आज क्या क्या पढ़े बेटा, पहला हम लोग पढ़े बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़े आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या पढ़े बेटा, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, जिसमें क्या पढ़े, सम ऑफ मासेस माने ज्यादा रिएक्टेंट है, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to sum of masses of products plus unreacted reactants। सही है। दूसरा क्या पढ़े बेटा अपन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसमें क्या पढ़े बेटा आप, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या पढ़े, कोई भी सोर्स हो सैंपल का, जो वेट है या मास है या मास परसेंट है एलिमेंट का, वो क्या रहेगा, फिक्स्ड या डेफिनाइट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। पूरा लॉ नहीं लिखता मैं, आप एक बार फिर से रिकैप करके देख लेना, ठीक ना। थर्ड लॉ क्या देखा हम लोगों ने, गे-लुसैक्स लॉ। क्या देख लिया बेटा, गे-लुसैक्स लॉ। इस लॉ में क्या बोलते हैं बेटा, इस लॉ में क्या बोलते हैं, कोई भी गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे तो वो कंबाइन कुछ इस तरीके से हो रहे, होल नंबर रेशियो में हो रहे, दैट्स ऑल।
माने अगर आप कोई भी गैस ले लो, उनका जो रेशो रहेगा कंबाइन होने का वो होल नंबर रहेगा। वो नंबर क्या रहेगा इस पे आप अभी फोकस मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम फोर्थ लॉ क्या पढ़ लिए बेटा, ठीक, एवोगैड्रोस लॉ या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन छोड़ दिया अपन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सा पढ़े बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दूसरा माने एक एलिमेंट को फिक्स रखने के बाद दूसरा एलिमेंट अगर आप उसके साथ रिएक्ट करते हो तो दूसरा एलिमेंट हमेशा मल्टीपल प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट होता है। ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आपका जो फिफ्थ लॉ था बेटा एवोगैड्रोस लॉ, ये लॉ क्या बोलता है बेटा, कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स ले लो, उसका अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर सेम है, कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कोई भी दो अलग अलग चार अलग अलग गैस ले लो, उनका वॉल्यूम अगर सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन सब कंटेनर, लेट्स से 4 कंटेनर है आपके सामने, एक कंटेनर में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन, एक में नाइट्रोजन, एक में और दूसरा कोई तो भी गैस है, राइट। तो इन सभी गैसेस का अगर आप टेम्परेचर प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है तो उन सब में उनका मोलिकुलर मास कुछ भी हो, उन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम होंगे। ऐसा कौन बोलता है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। और अपन लास्ट में क्या पढ़ लिए बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ लिए बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। होमवर्क बोल देता हूं बेटा मैं, DPP2 जो है वो सॉल्व कर दो, राइट। और जो कुछ भी सवाल आते हैं सवाल लिख के रखो, ठीक ना, राइट डाउन डाउट्स। और ये डाउट्स कब पूछना है आपने, प्लीज आस्क इन लाइव सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइव सेशन में आपने पूछ लेना है, राइट। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में विद एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट का कंसेप्ट लेके, वो एटॉमिक वेट कहाँ से आया, किस तरीके से आया, सभी एक्सपेरिमेंट्स के साथ बताऊंगा। मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो करेंगे नहीं, बट एक्सपेरिमेंट कैसे करे गए थे इन चीजों के साथ बताते बेटा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, राइट। चलो।